बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिहाइंड पाक पॉलिटिक्स से ये मेरा दूसरा व्लॉग है। उम्मीद है पहला व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। उसी कोशिश को जारी रखूँगा और इस व्लॉग को शुरू करूँगा। और हम शुरू करेंगे सबसे पहले फैसल वापडा साहब के एक इंटरव्यू से जो उन्होंने एक प्रोग्राम में दिया। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बात करी और फिर हम बात करते हैं। 3 कैमरा ब्रीफिंग में मैं पहली 2 कतारों में से था बैठा हुआ, और कल की भी परसों की जो कन्वेंशन थी ओवरसीज की उसमें पहली कतार में था। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज, इक्वेजन और इंडोर्समेंट जो देखी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा था, मैं तो मद्दा हूँ। अगर एक अच्छा आदमी एक अच्छा काम कर रहा है, एक नियति से, ईमानदारी से, आर्मी चीफ हमें मिल गया है और काबिल आर्मी चीफ मिल गया है। इस बार अच्छे चीफ आते होंगे जाते होंगे, लेकिन काबिल चीफ मिल गया है। तो अगर उसका काबिलियत का फायदा उठा रहे हैं तो मैं तो उसको डे 1 से एंडोर्स कर रहा हूं। आप अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और चीफ की बॉडी लैंग्वेज भी देख ली और इक्वेजन भी देख ली, मॉरली, इमोशनली, डेमोक्रेटिकली, डिसीजन मेकिंग के अंदर सब एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन के अंदर एंडोर्स कर रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि परसों के तहत चीफ और शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर 1 पेज पर है। अगर तो वही गलतियां रिपीट हुई जो पहले हुई थी, तो फिर तो ये 1 पेज जो है वो 2 पेज और 3 पेज और 10 पेज में हो जाएगा। लेकिन पीटीआई बहुत क्रिटिकल है, इमरान खान साहब की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम बहुत ओवर क्रिटिकल है। अब ये उनकी रेलेवेंस को खो चुके हैं और फौज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना बर्फ पिघलने का, ना डील का, ना ढील का। मतलब उनका एम्फेसिस है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो हमारे एक्सपायर्ड जनाजे हैं, जो हमारा पॉलिटिकल निजाम है, उन जनाजों में भी तकवीत इस वक्त तो आ गई है। ताजिब साहब देखिए। तो फैसल वापडा साहब ने हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनको एक्सपायर्ड जनाजे कहा है। जो एक्सपायर्ड जनाजे हैं मतलब उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रही अब इस पाकिस्तान में और इस पाकिस्तान के हालात में। तो फैसल वापडा साहब जो दिफाई बजट भी पेश करते हैं, जो तज़िया भी देते हैं दिफाई, जो जैकेट पहन के सरहदों पर भी पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी शख्सियत हैं, बहुत हैंडसम है। बकौल लज़मा बुखारी साहिबा शाहरुख खान से मिलते हैं। तो बहरहाल मेरी दुआ है कि ये इसी तरह रहें और इसी तरह से तमाम बातें और खैर और खैरियत हम तक पहुंचाते रहें जहाँ से इनको पहुंचानी, जहाँ की इनको पहुंचानी होती है। तो ये कहते हैं कि कोई भी रेलेवेंस नहीं रहा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो एक्सपायर्ड सियासतदान हो, चाहे वो लाइव सियासतदान हो। तो भाई फिर कौन रेलेवेंट रहा? कौन रेलेवेंट है? फिर आप रेलेवेंट हैं या आपके जो साथ हैं वो रेलेवेंट हैं? कौन रेलेवेंट है? कभी कहते हैं कि हम बजट पे बात करेंगे, कभी आप कहते हैं कि हम तमाम फाइनेंशियल्स पाकिस्तान के देख रहे हैं, हर चीज़ आप देख रहे हैं। तो फिर ऐसा करें, इन सियासतदानों को एक डब्बे में पैक करें और फारिग करें। इन तमाम सियासतदानों को फारिग करें, कह दें कि बस ये ख़त्म, यहाँ से सियासत ख़त्म। तो ये जो सियासतदान है ये क्या करेंगे? इन नौजवानों को, जो नौजवानों का मुल्क है, जो तकरीबन 17 करोड़ नौजवानों का मुल्क है, इस मुल्क को चलने दें और इस मुल्क के हालात को बदलने दें। तो आगे चलते हैं। फैसल वापडा साहब ने बात की कि इररेलेवेंट इन्होंने अल्ताफ हुसैन को किया, नहीं कर सके। इररेलेवेंट इन्होंने फातिमा जना को किया, नहीं कर सके। इररेलेवेंट इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को किया, नहीं कर सके। यू नेम इट। ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं हो सकता कि सियासतदान इस मुल्क से इररेलेवेंट हो जाए। मुल्क चलते ही सियासत पे है और सियासतदान ही मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। जो असल जमहूरियत है, जो असल जमहूरी हुस्न है, ये कहना कि इररेलेवेंसी हो गई है, पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है, सियासतदान ख़त्म हो गए हैं, ऐसा ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है और उस तरह से मुल्क चलते भी नहीं है। तो कब तक इन सब चीज़ों को लेकर चलते रहेंगे? 75 साल हो गए, हम 75 साल से एक ही जगह खड़े हुए। कहीं आगे बढ़ने का कोई चांस बनता है तो हम फिर वहीं टांग पकड़ के खींच लेते हैं, जो कि हमारी आदत बनती जा रही है। और ये हमारी आदत अब नीचे तक सरायत करती जा रही है, ऊपर से लेके नीचे तक। और इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है ना, ये हमारे जो सियासतदान है, इन सियासतदानों का सबसे बड़ा कसूर है कि उन्होंने इन सब लोगों को वहां तक आने क्यों दिया, या इनके हाथ क्यों पकड़े जाते हैं, या इनके कंधे इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं, क्यों अपने काम से काम नहीं रखते, क्यों अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ाते, क्यों नौजवानों में एजुकेशन नहीं बढ़ाते। ये तमाम इन्हीं मसाइल का जो है ये शाखसाना है जो हमारे सियासतदानों ने पैदा किए हैं। इनको भी अकल के नाखून लेने चाहिए और इनको वाकई अब तो अकल के नाखून ले लेने चाहिए।
या सिर्फ इन्होंने अब इंतजार करना है मेरे अजीज हमवतनों का कि मेरे अजीज हमवतनों कब कहा जाएगा? बहुत हो गई है यार, आगे की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़े। बहरहाल ये तो खैर बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी मतलब जिन पर रोशनी डाली जा सकती है और कही जा सकती है। इसी तरह आज फैसल चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, हमारे बहुत नामवर वकील हैं, इमरान खान के मामला भी देखते रहे हैं, काफी अंदर की बातें जानते हैं, अंदर की मालूमात रखते हैं, बगैर इन्विटेशन के मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, तो और वो पहुंचाए भी दिए जाते हैं और मिल भी लेते हैं। तो उनकी एक बात थी कि 50 सीटें जाएंगी। यार ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे आप लोग कर सकते हैं कि 50 सीटें भी आप ले लेंगे? ठीक है, आप ये सब काम कर लें, आप 50 सीटें भी ले लें, किसी और को वहां से जितवा भी दें, उनको 9 मई में फिक्स भी करवा दें। एक तो मैं ये जो मई का महीना है ना, इससे बड़ा तंग आया हुआ। 5 मई, 12 मई, 9 मई, एक 9 मई हुआ था कराची में, जब कहा गया था कि अल्ताफ हुसैन साहब उस वक्त पार्टी उनकी वहां पर बहुत ही उरूज पर थी, और उस उरूज को जवाल भी देने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई, ये फिर किसी वक्त हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से एक बेहतरीन पार्टी को कहां पर लाकर खड़ा किया गया, कितना प्रेशर दिया होगा, कितनी प्रेशराइज किया होगा उसकी क़यादत को और उसके जो कारकुनान हैं उनको, कि वो इस हद तक चले गए। तो खुदारा रहम करें कि अब उस हद तक ना पहुंचाएं हमारी इस नौजवान नस्ल को कि वो फिर से वो इसी तरह से कोई काम करना शुरू कर दे। तो बहरहाल वो कहते हैं 50 सीटें भी ले ली जाएंगी, इस तरह से तमाम मामलात भी होंगे, तो ये भी होगा, तो वो भी होगा। सब कहाँ की बातें करते हैं, सब क्यों बातें करते हैं? हम क्यों नहीं बात करते? हमारे सियासतदान क्यों नहीं बात करते? जंग है तो हमारे दूसरे हुक्मरान सामने आ जाते हैं, तिजारत का मसला है तो वो है, IMF है तो वो है। भाई ये पॉलिटिशियन है कहाँ? जो मौजूदा पॉलिटिशियन है वो है कहाँ? सही कहा फैसल वावडा ने, एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस। लेकिन जो जिंदा पॉलिटिशियन है उसको आप मारने के चक्कर में लगे हुए हो, उसको आपने अंदर दबाया हुआ है, उसको बाहर आने दो, एक दफा बाहर आने दो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि इररिलेवेंट है तो बाहर भी आगे तो क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो बहरहाल आने दें एक दफा बाहर उसको, फिर देखें कि कौन रेलिवेंट है कौन रेलिवेंट नहीं है। 50 सीटें इनकी, 50 सीटें उनकी, PTI के MNS को जो है वो 9 मई के केसेस में फिक्स करके उनको बाहर कर दिया जाएगा, MPS को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये होगा, पूरी 100% हुकूमत हाथ में आ जाएगी और हम जो है ना 2/3 मेजोरिटी ले लेंगे और फलाना कर। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे और अपना आप ठीक नहीं करेंगे। ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता जब तक आप लोग ठीक ना हो। बहरहाल केसेस पे केसेस बनाए जा रहे हैं, केसेस सुनने वाला कोई नहीं है, अदालतें लग नहीं रही हैं, खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, दूसरे केसेस नहीं लग रहे, 9 मई के केसेस में अजीब अजीब कहानियां लेकर सामने आ जाते हैं। आपके पास CCTV फुटेज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। 2 साल से आपने एक जो खातून है उनको 2 साल से अंदर रखा हुआ है। मैं तो फिर भी हैरान होता हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि PTI की जो क़यादत है, क़यादत नहीं कहूँगा, कारकुनान जो है, कारकुनान फिर भी बहुत बेहतर हालत में है। जो 92 और 93, 94 और 91 में जो कराची में होता रहा है, जिस तरह से कराची में तहस नहस किया गया नौजवान नस्ल को, मैं ये कहूँगा कि फिर भी वो लोग जिंदा हैं। कराची में तो 28,000 मिले ही नहीं। तो बहरहाल अब भी नाखून ले लें, होश के नाखून ले लें, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल उससे आगे की बात हम करते हैं कि अगर तमाम चीज़ें फौज ने ही देखनी है तो फिर फौज देखती रहे ना, फिर सबको साइड पे कर दे। कह रहे हैं फौज ने देखनी है, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि कोई अच्छा अगर हमें लीडर मैसर आ गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ फिर एक दफ़ा कर लें, एक दफ़ा कर लें और देखें इस चीज़ को कि फिर वो कहाँ तक जाते हैं, तो फिर उस चीज़ को लेके चलें, लंबा लेके चलें, फिर सबको मारें गोली कि नहीं। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा ज़रा पसीना आ रहे हैं, कुछ तबीयत नासाज। तो खैर एनीवेज, तो बहरहाल फैसल वावडा की जो बात है वो आप देख लें कि वो किस तरह से बात करते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जाते हैं कि ये गद्दार है, वो गद्दार है, इंडियन एजेंट है, हर शख्स इंडियन एजेंट है, हमारा का हर सियासतदान इंडियन एजेंट है। तो हमें फिर किसी एजेंसी की जरूरत नहीं है, हमें फिर किसी एजेंसी की जरूरत नहीं अगर हमारे सारे सियासतदान इंडियन एजेंट हैं और गद्दार हैं।
फातिमा जिन्ना से लेके और आज तक इमरान खान तक सारे इंडियन एजेंट हैं, सारे इसराइली एजेंट हैं। जब दिल चाहता है इंडियन एजेंट, जब दिल चाहता है इसराइली एजेंट। तो भाई अब आपको कुछ करना है ना तो फिर करके दिखाएं, फिर करके दिखाएं। एक दफा कह दें कि भाई मेरे अजीज हमवतनों, और फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही बात है कि क्या करें, वो कहते हैं ना कि इसकी हुकूमत गिराकर उसकी हुकूमत लगा दो। तो वो क्या मिसरा याद आ गया। अब मैं इसी पर एक आपको नज़म ही सुना देता हूँ चले। और बहरहाल इसमें एक चीज है, वो गौर कर लीजिएगा। एक जगह जो है ना एक तरह से कोमा है, तो उस कोमे को कोमा रहने दीजिएगा, डायरेक्ट मत जाने दीजिएगा, सुनते रहिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। कि इसकी हुकूमत गिराकर उसकी हुकूमत लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो। जितनी दीवारें हैं, जितनी ऊंची दीवारें हैं, सब गिरा दो, मार्शल लॉ लगा दो। जब सियासत ही करनी है, जब सियासत ही करनी है, तो सियासतदानों को कर्नल लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो। इस अवाम को, इस 24 करोड़ अवाम को तुम सिपाही बनाकर मार्शल लॉ लगा दो। जो नफरत करते हैं तुमसे, जो नफरत करते हैं तुमसे, उस नफरत को आग लगा दो, मार्शल लॉ लगा दो। 24 करोड़ फंदे तैयार करके, 24 करोड़ फंदे तैयार करके सबको लटका दो, मार्शल लॉ लगा दो। तुम ही हो अगर मसीहा, तुम ही हो अगर इस कौम के मसीहा, तो तमाम घंटे बजा दो, मार्शल लॉ लगा दो। जो तुमसे हैं खफा, जो भी हैं तुमसे खफा, उनकी खफत को मिटा दो, मार्शल लॉ लगा दो। उठा उठा कर अगर थक गए हो, उठा उठा कर अगर थक गए हो, तो इस बार दबा दो, मार्शल लॉ लगा दो। कौम को बत्ती के पीछे लगाकर, कौम को बत्ती के पीछे लगाकर मार्शल लॉ लगा दो। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।